ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु, हाथ जंतु, আমি बड़े प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। The PM was the face, the body and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki baar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे." Backfired, sir. Their slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है। The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूँ, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता,
गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता? इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को। और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए। और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने। और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर।